तो चलिए हमारे शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल सिस्टम की बात करते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो आपकी हर सांस, हर सोच, हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। द नर्वस सिस्टम। ये हमारे बॉडी का इंटरनल इंटरनेट है, एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हर पल हर सेकंड काम कर रहा है। सोचिए, आपके हाथ में एक गर्म कप है। 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपका दिमाग जानता है कि वो गर्म है और आपका हाथ फौरन पीछे हट जाता है। ये सब कैसे होता है? इसके पीछे है एक बेहतरीन डिजाइन। सेक्शन 1, द मास्टर कंट्रोलर, एनाटॉमी और फंक्शन। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मेन डिविजन्स हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। इसमें आते हैं हमारे बॉडी के 2 वीआईपी ऑर्गन्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी दिमाग हमारे कमांड सेंटर की तरह है। यह हमारी सोच, यादें, इमोशंस सबका हेडक्वार्टर्स है। इसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं, जैसे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब्स। हर लोब का एक स्पेसिफिक काम है, जैसे डिसीजन मेकिंग या विजन। फिर आती है स्पाइनल कॉर्ड। ये एक लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो ब्रेन से शुरू होकर हमारी लोअर बैक तक जाती है। आप इसे एक सुपर हाईवे समझ सकते हैं जो ब्रेन से आने जाने वाले सिग्नल्स के लिए एक रास्ता है। सिस्टम का दूसरा हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये उन सभी नर्व्स का जाल है जो सीएनएस से निकलकर पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। जैसे शहर में मेन हाईवे से छोटी छोटी गलियां निकलती हैं, वैसे ही ये नर्व्स हर कोने तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं। पीएनएस की भी 2 पार्ट्स हैं। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, वो चीज़ें जो हम सोच समझ कर करते हैं, जैसे चलना, लिखना या हाथ उठाना। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोमेटिक पायलट मोड पे काम करता है। इसका कंट्रोल हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस पर है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना और डाइजेशन। ये चीज़ें हमें कॉन्शियसली करनी नहीं पड़ती, ये सिस्टम अपने आप मैनेज करता है। इसकी भी 2 सब डिविजन्स हैं। सिंपैथेटिक जो हमें फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस के लिए तैयार करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट करता है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं स्पेशल सेल्स जिन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। हमारे नर्व सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन एक छोटा सा मैसेंजर है। एक टिपिकल न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला सेल बॉडी, जिसे सोमा भी कहते हैं, इसमें न्यूरॉन का न्यूक्लियस होता है। दूसरा डेंड्राइट्स, ये छोटी पेड़ की ब्रांचेस जैसी स्ट्रक्चर्स हैं जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स रिसीव करती हैं। और तीसरा है एक्सॉन, एक लंबा फाइबर जो सिग्नल को सेल बॉडी से दूर दूसरे न्यूरॉन या मसल तक ले जाता है। ये पूरा सेटअप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से भेजने के लिए बना है। सेक्शन 3, द सीक्रेट लैंग्वेज, साइनैप्टिक ट्रांसमिशन। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात कैसे करता है? उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। वो इस गैप को पार कैसे करते हैं? प्रोसेस कुछ ऐसा है, जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है तो वो केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करता है। इन मैसेंजर्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उस गैप में ट्रैवल करते हैं और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर बैठे रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं। इस तरह सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास हो जाता है। इस फील्ड में रीसेंट डिस्कवरीज काफी कमाल की हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के रिसर्चर्स ने हाल ही में एक एनर्जी सेंसिंग फीडबैक लूप डिस्कवर किया है। जब न्यूरॉन्स बहुत तेजी से कम्युनिकेट करते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स गिर जाते हैं। ये लूप माइटोकॉन्ड्रिया को, जो सेल के पावर हाउसेज हैं, उस जगह पर भेजता है जहां एनर्जी की जरूरत है। ये एक स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जैसा है। इतना ही नहीं, केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने एक नया फॉर्म ऑफ न्यूरल कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई किया है जो साइनैप्टिक ट्रांसमिशन पर डिपेंड नहीं करता। ये सिग्नल ब्रेन टिश्यू के अलग अलग हिस्सों में वायरलेसली जंप कर सकता है, भले ही उन हिस्सों को सर्जिकली अलग कर दिया गया हो। ये हमारी अभी तक की समझ को चैलेंज करता है। सेक्शन 4, हीलिंग द नेटवर्क, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। जब इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे अल्जाइमर या पार्किंसंस हो सकती हैं। इन बीमारियों का इलाज एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और साइंस नई उम्मीदें जगा रही हैं। एक बड़ी रुकावट है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाता है, लेकिन यह जरूरी दवाइयों को भी ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया है जो दवाइयों को इस बैरियर के पार ब्रेन के स्पेसिफिक हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग अप्रोच है अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। एक स्टडी में डॉक्टर्स ने माइक्रोस्कोपिक बबल्स इंजेक्ट किए और फिर फोकस्ड अल्ट्रासाउंड का यूज करके ब्लड ब्रेन बैरियर को थोड़ी देर के लिए ओपन किया। इससे अल्जाइमर्स की दवाइयां ब्रेन में बेहतर तरीके से पेनिट्रेट कर पाएं और टारगेटेड एरियाज में एमिलॉइड पिनाक्स में 32% ग्रेटर रिडक्शन देखा गया।
पार्किंसंस डिजीज के लिए अडाप्टिव डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या ADBS एक नई टेक्निक है। ट्रेडिशनल DBS में ब्रेन को कंटिन्यूस स्टिमुलेशन दी जाती है, लेकिन ADBS स्मार्ट है। ये ब्रेन एक्टिविटी को सेंस करके ज़रूरत के हिसाब से स्टिमुलेशन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। इससे सिम्टम्स पर बेहतर कंट्रोल मिल सकता है और साइड इफेक्ट्स भी कम हो सकते हैं। सेक्शन 5 द नेक्स्ट फ्रंटियर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। इमेजिन अ फ्यूचर जहां पैरालिसिस परमानेंट ना हो, जहां हम अपनी सोच से डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCIs की इमर्जिंग रियलिटी है। न्यूरल इम्प्लांट्स जैसे डिवाइसेस दिमाग के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। इनके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं, पैरालिसिस से जूझ रहे लोगों को मूवमेंट रिस्टोर करने में हेल्प कर सकते हैं, और जिन्हें बोलने में दिक्कत है उनके लिए कम्युनिकेशन का नया जरिया बन सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ गंभीर एथिकल सवाल भी जुड़े हैं। सबसे पहला है प्राइवेसी। हमारे न्यूरल डेटा में हमारी सोच, हमारे इमोशंस, सब कुछ है। इस डेटा की सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी होगी? क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? दूसरा है ऑटोनॉमी। अगर एक डिवाइस हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग और आज़ादी का क्या? और अगर ये टेक्नोलॉजी महंगी हुई, तो क्या ये समाज में एक नया न्यूरो डिवाइड पैदा कर देगी, जहां कुछ लोग एनहांस्ड हैं और कुछ पीछे रह गए? ये सवाल हैं जिन पर हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोचना होगा। सेक्शन 6 द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। हमारा नर्वस सिस्टम एक वैक्यूम में काम नहीं करता है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस और हमारे जीन्स सब इस पर असर डालते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो एयर पोल्यूशन एक अहम फैक्टर है। पोल्यूटेंट्स जैसे पर्टिकुलेट मैटर जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। लंबे समय तक एक्सपोजर से न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो कॉग्निटिव डिक्लाइन और डिमेंशिया से जुड़ा है। लाइफस्टाइल चॉइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे फिश में मिलते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी न्यूरोजेनेसिस यानी नए न्यूरॉन्स के बनने को प्रमोट करती है। और अहम बात, अच्छी नींद। स्लीप डेप्रिवेशन से कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर बुरा असर पड़ता है। और फिर आते हैं जेनेटिक्स। हमारे जीन्स नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर मैच्योर होने तक जीन्स ही न्यूरॉन्स के बनने, उनके कनेक्शंस और उनके फंक्शंस को गाइड करते हैं। इन जीन्स में म्यूटेशन से कई डेवलपमेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सेक्शन 7 द इंटरकनेक्टेड वेब। हमारा नर्वस सिस्टम अकेले काम नहीं करता है। ये बॉडी के दूसरे सिस्टम्स के साथ लगातार कम्युनिकेशन में रहता है, खासकर एंडोक्राइन और इम्यून सिस्टम के साथ। एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स बनाता है, नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, जहां ब्रेन का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो फिर बॉडी के बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। इम्यून सिस्टम के साथ भी इसका 2-वे कम्युनिकेशन है। नर्वस सिस्टम इम्यून एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकता है और इम्यून सेल से निकले साइटोकाइंस ब्रेन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर या नींद को। जब इन सिस्टम्स का बैलेंस बिगड़ता है तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। और जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग अप्रोचेस हैं। वेस्टर्न मेडिसिन जहां फार्मास्यूटिकल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे न्यूरो मॉड्यूलेशन पर डिपेंड करती है, वहीं इंडिया में आयुर्वेद में पंचकर्मा जैसी थेरेपीज़ हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल होता है। अब इंटीग्रेटिव अप्रोचेस भी आ रहे हैं, जहां AI की मदद से ट्रेडिशनल हर्बल प्रिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। सेक्शन 8 द ग्रेट अननोन्स। इतनी प्रोग्रेस के बावजूद न्यूरोसाइंस में अभी भी कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, कॉन्शियसनेस क्या है? हम कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और अपने होने का एहसास करते हैं? इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा, इसके कम्युनिकेशन के तरीके देखे और इसकी प्रॉब्लम्स को आने वाली टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अंत में ये सोचना ज़रूरी है कि आपके अंदर इस वक्त ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल्स दौड़ रहे हैं, एक ऐसी सिम्फनी चला रहे हैं जो आपको आप बनाती है। इसकी हर छोटी से छोटी डिटेल एक चमत्कार से कम नहीं है और इस चमत्कार को समझने की जर्नी अभी बस शुरू हुई है।